हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा एचआर स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, उसकी थर्ड क्लास आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट का आज का हमारा थर्ड टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। मतलब जो औद्योगिक संबंध है और भारत का संविधान है, भारतीय संविधान और औद्योगिक संबंध एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, क्या प्रोविज़न दिया है भारतीय संविधान ने औद्योगिक संबंध के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन की डेफिनेशन मैंने फर्स्ट क्लास में अच्छे से समझा दिया है। आज हम शॉर्ट में देखते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं औद्योगिक संबंध। तो जो किसी भी इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयर होता है, मतलब जो कंपनी ऑनर होता है, वहाँ पर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर हम कह सकते हैं, और जो गवर्नमेंट या मैनेजमेंट है, इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, उसे कहा जाता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस है, तो इंडिया में क्या होता है, इंडिया में इस रिलेशन को, मतलब जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, इस रिलेशन को यहाँ पर पीसफुल और बैलेंस्ड बनाए रखने के लिए जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस है वो यहाँ पर जो वर्कर्स है और एम्प्लॉयर है, दोनों के राइट्स को और ड्यूटीज़ को फिक्स करने का काम करता है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस है, भारतीय संविधान है, उसमें ऐसे कुछ लीगल प्रोविज़न दिए गए हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो अब कौन कौन से लीगल प्रोविजन दिए गए हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को रेगुलेट करने का काम कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पर कुछ प्रोविजन दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट है हमारा फंडामेंटल राइट्स एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, सेकेंड है हमारा डीपीएसपी, और लास्ट है हमारा लेबर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो फंडामेंटल राइट्स है, मतलब हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, वो इंडस्ट्रियल रिलेशन को कैसे प्रमोट करता है, इसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जो मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक इंक्लूड है, मतलब अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर हम देखो, जो ये फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स हम यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे आर्टिकल के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट हमारा जो आर्टिकल दिया हुआ है आर्टिकल 14, मतलब आर्टिकल 14, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। अब जो ये समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी है, समानता के अधिकार में यहाँ पर इस बात को कही गई है कि किसी भी पर्सन के साथ में, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उसको किसी भी प्रकार से, मतलब जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, इक्वल बिहेवियर सबके साथ में करना है। ये यहाँ पर आर्टिकल 14 में बात की गई है। फिर है आर्टिकल 19 का ए, उसका पार्ट सी। देखो आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब इसमें जो इसके जो पार्ट है फर्स्ट का सी, इसमें कहा गया है कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, मतलब संघ बनाने की स्वतंत्रता। मतलब जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स को यहाँ पर संघ बनाने की स्वतंत्रता है, जैसे कि वो ट्रेड यूनियन बना सकता है और उसमें इंक्लूड होने की भी फ्रीडम है। ट्रेड यूनियन क्या काम करता है, ट्रेड यूनियन यहाँ पर वर्कर्स को जो भी उन्हें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उसको आगे, मतलब जो कंपनी ऑनर है या एम्प्लॉयर है उस तक पहुँचाने या कलेक्टिव बार्गेनिंग में हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 19 में बात की गई है कि जो वर्कर्स है या एम्प्लॉय है, उनको यहाँ पर एसोसिएशन या यूनियन बनाने की फ्रीडम है। फिर है आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 में यहाँ पर दिया हुआ है प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, मतलब यहाँ पर आप किसी से जबरन श्रम नहीं करवा सकते, मतलब ज़बरदस्ती किसी से भी उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर के काम नहीं करवा सकते हो। जैसे मान लो कि किसी वर्कर या फिर किसी एम्प्लॉय की तबीयत खराब है और आप उसको बोल रहे हो कि ज़बरदस्ती काम करो, तो आप ऐसा किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते हो। या किसी पर्सन को कोई काम नहीं आता है और आप उससे वो काम करवाना चाह रहे हो, तो ऐसा किसी के साथ आप ज़बरदस्ती काम नहीं कर सकते। यहाँ पर फोर्स्ड लेबर को प्रोविजन की बात की गई है आर्टिकल 23 में। फिर उसके बाद में है आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 में कहा गया है
प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी भी फैक्ट्री या जो डेंजरस इंडस्ट्री रहती है वहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा काम करते पाया जाता है तो जो कंपनी ऑनर है उसके ऊपर लीगल कार्रवाई की जाती है। तो ये थे यहाँ पर फंडामेंटल राइट जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को प्रमोट करते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोविज़न। अब जो हम देखेंगे सेकंड प्रोविज़न यहाँ पर है हमारा DPSP, जिसको हम यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित किया गया है। उसमें इसकी बात की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, और ये हमारे यहाँ आर्टिकल 36 से लेकर के 51 में इंक्लूड किया गया है। लेकिन यहाँ पर भी हम ऐसे ही आर्टिकल के बारे में डिस्क्राइब करेंगे जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा आर्टिकल दिया हुआ है आर्टिकल 38, आर्टिकल 38 में यहाँ पर बात की गई है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है। तो सामाजिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय मतलब सोसाइटी में रहने वाले किसी भी पर्सन के साथ में आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, मतलब उसको सम्मान मिलना चाहिए, समानता मिलना चाहिए, लिंग या जाति के आधार पर आप उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हो। ये क्या है? सोशल जस्टिस है। फिर इकोनॉमिक जस्टिस मतलब आर्थिक न्याय क्या है? तो देखो आर्थिक न्याय मतलब हर व्यक्ति के पास में जो जैसे रोटी, कपड़ा और मकान जैसे बुनियादी ज़रूरतें उसकी पूरी हो, इतना तो उसको पेमेंट मिलना चाहिए हर एम्प्लॉय को या हर वर्कर को, मतलब हर पर्सन को कह सकते हैं कि वो अपनी जो मतलब जो रोज़मर्रे की उसकी ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ऐसी चीज़ों को पूरी कर सके। तो ये है इकोनॉमिक जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय। फिर उसके बाद में है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में कहा गया है इक्वल पे एंड अपॉर्चुनिटीज़, मतलब समान वेतन और अवसर। जैसे मान लो कि किसी इंडस्ट्री में कोई 2 वर्कर काम कर रहे हैं, उनसे एक ही काम कोई एक ही प्रकार का काम करवाया जा रहा है, ठीक है। अब आप उस दोनों वर्कर में से किसी एक के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक को ज़्यादा पैसे दे रहे हो, ज़्यादा पे कर रहे हो, और एक को कम पे कर रहे हो, एक को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहे हो और एक को कम अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हो। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी पर्सन को इक्वल पे और अपॉर्चुनिटीज़ की बात की गई, मतलब समान वेतन और समान अवसर की बात की गई है आर्टिकल 39 में। फिर है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में है अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस और ओल्ड एज, मतलब यहाँ पर ओल्ड एज में हेल्प किया जाएगा किसी भी वर्कर को। जैसे मान लो किसी के पास में बेरोजगारी है, उसको रोजगार देना। सिकनेस मतलब बीमारी के टाइम पर आप उसको छुट्टी दोगे, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती वो बीमार है और काम करवाए जा रहे हो। ओल्ड एज में पेंशन देना, ये सारी चीज़ों की बात की गई है आर्टिकल 41 में। फिर उसके बाद में है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 में कहा गया है वर्किंग आवर्स एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स, मतलब वर्किंग आवर्स मतलब 8 या 9 घंटे से ज़्यादा आप किसी भी वर्कर या एम्प्लॉय से काम नहीं करवा सकते हो। फिर उसके बाद में मैटरनिटी बेनिफिट्स। मैटरनिटी बेनिफिट्स मतलब होता है मातृत्व अवकाश। ये 6 महीने का किसी भी लेडी को दिया जाता है। जैसे कि कोई अगर लेडी प्रेग्नेंट है मान लो, तो उसको 6 महीने का अवकाश दिया ही जाता है। और ऐसा नहीं होता कि वो अगर इस चीज़ के लिए छुट्टियाँ ले रही है, अवकाश ले रही है, तो आप उसको जॉब से निकाल देते हो। जब तक उसकी इच्छा नहीं होती है आप उसको जॉब से नहीं निकाल सकते हो। 6 महीने का अवकाश उसे दिया जाता है। और जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब वाला है तो उसको तो 6 महीने की पूरी सैलरी भी घर बैठे मिलती है। तो ये सारे बेनिफिट्स की बात की गई है आर्टिकल 42 में। फिर उसके बाद में है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 में है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस, मतलब उचित जीवन स्तर और जो वर्किंग कंडीशंस है वो वर्कर्स को अच्छी मिलना चाहिए। आप किसी भी वर्कर के साथ में, एम्प्लॉय के साथ में ऐसा नहीं कर सकते हो कि उसको एक डेंजरस प्लेस में भेज दिए बिना सेफ्टी के, उसकी हेल्थ का बिना ध्यान रखे और उसको बोलोगे कि वहाँ काम करे। तो आप ऐसा किसी भी एम्प्लॉय के साथ में नहीं कर सकते हो। अगर किसी एम्प्लॉय के साथ आप ऐसी कोई भी चीज़ें करते हो तो आपके ऊपर लीगल कार्रवाई हो सकती है। तो ये सारे अनुच्छेद दिए गए थे DPSP में। ये मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात की गई है। फिर हमारा लास्ट प्रोविज़न है यहाँ पर लेबर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशंस।
अब देखो ये जो लेबर लॉ है, जो लेबर लॉ मतलब यहाँ पर जो श्रम कानून है, श्रम कानून, अब कौन कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन कौन से लेबर लॉ हैं या कौन कौन से ऐसे एक्ट दिए हुए हैं जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन को प्रमोट किया जाता है। तो देखो जो लेबर लॉ है, लेबर लॉ में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों यहाँ पर अपने डिसीजंस ले सकती है, और यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल और लेबर रिलेशन की जो बात की गई है वो की गई है यहाँ पर। देखो भारतीय संविधान में जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यहाँ पर 12 अनुसूची दी गई है। 12 अनुसूचियों में से जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में बात की गई है समवर्ती सूची के, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट की बात की गई है। कॉन्करेंट लिस्ट में जो पार्ट 3 है, मतलब भाग 3 है, उसमें यहाँ पर जो लेबर या फिर कह सकते हैं कि वर्कर, एम्प्लॉय और जो इंडस्ट्रियल है उनके रिलेशन की बात को इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन से लेबर लॉ इंक्लूड है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा इसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, मतलब जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अगर होते हैं तो उसका सेटलमेंट भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर जो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है, इसके थ्रू किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का सेटलमेंट कर सकते हैं। किसी भी जो वर्कर है, वर्कर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम, मतलब उसके अधिकारों की और उसके हितों की रक्षा करने का काम इस एक्ट के थ्रू किया जाता है। उसको फेयर वेजेस प्रोवाइड करना, उसकी वर्किंग कंडीशंस का ध्यान रखना, मतलब यहाँ पर मैंने जितनी भी बात की गई हुई ये सारी बातें इस एक्ट के थ्रू कहीं ना कहीं इंक्लूड की गई है। फिर उसके बाद में है हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, मतलब ट्रेड यूनियन एक्ट कब का है, 1926 का है। ये जो एक्ट है इसमें यहाँ पर कलेक्टिव बार्गेनिंग में हेल्प मिलती है वर्कर्स को। मतलब मान लो कि किसी इंडस्ट्री में अगर किसी बात को लेकर के अगर वर्कर्स परेशान है तो वो अपनी बात को डायरेक्ट जाकर के कंपनी ओनर को या अपना जो उसका एम्प्लॉयर है, बॉस है, उसको जाकर के नहीं बोल पाते हैं। तो वो यहाँ पर ट्रेड यूनियन की हेल्प से इसके थ्रू जाकर के अपनी बात को कंपनी ओनर से करते हैं या उसके सामने रखते हैं। फिर है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। अब ये जो एक्ट है, इस एक्ट के थ्रू क्या होता है कि हर एम्प्लॉय या हर वर्कर को जो भी वो काम करता है उसके काम के बदले मिनिमम वेजेस प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर मतलब किसी भी वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण नहीं किया जा सकता है। कि कई बार ऐसा होता है कि किसी वर्कर से बहुत ज़्यादा काम करवा लिया जाता है और उसको पे वेजेस कम दिया जाता है, मतलब इतना मतलब मिनिमम वेजेस, मतलब इतना भी वेजेस नहीं दिया जाता कि वो अपनी यहाँ पर बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर सके। जैसे मैंने यहाँ पे बताई थी ना कि इकोनॉमिक जस्टिस भी होना चाहिए वर्कर के साथ में, ताकि वो अपना रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरतें पूरी कर सके। अब यहाँ पर सोशल जस्टिस आर्टिकल 38 में इसकी बात की गई है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मिनिमम वेजेस एक्ट की तहत उसके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। फिर है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अब जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं, वर्कर्स की जो हेल्थ है, सेफ्टी है, वेलफेयर है, इन सारी चीज़ों की बात की गई है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में। फिर है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946। अब देखो ये जो एक्ट है, इस एक्ट में जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बीच में यहाँ पर रूल्स ऑफ वर्क है, डिसिप्लिन है, लीव्स है, या फिर जो कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए और रिटन फॉर्म में, मतलब लिखित रूप में होनी चाहिए इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 के थ्रू। तो ये कुछ यहाँ पर हमारे भारतीय संविधान में प्रोविज़न दिए गए थे जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को प्रमोट करने का काम करते थे। तो फर्स्ट क्या था, फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार में भी इंडस्ट्रियल रिलेशन में कैसे प्रमोट कर रहा है ये। फिर उसके बाद में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें मैंने कुछ आर्टिकल आपको बताए जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। और जो लास्ट है हमारा यहाँ पर लेबर लॉ। तो ऐसे कौन कौन से लॉ हैं या एक्ट हैं जो हमारे भारतीय संविधान में दिए गए हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये इस सारी चीज़ों के बारे में हमने वन बाय वन डिस्क्राइब किया। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू for watching this video.